हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एनआर चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु पे। पिछली क्लास में हमने बलबन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जो आधा ही हो पाया था। हमने उसमें बलबन का राजत्व सिद्धांत देख लिया था, है ना। उसके बाद हम देखेंगे बलबन की लौ और रक्त की नीति। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बलबन बलबन की लौ व रक्त की नीति। बलबन की लौ और रक्त की नीति क्या थी? देखो, हुआ क्या था, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद लगातार शासक बदले जा रहे थे। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो सुल्तान बनता है वो बलबन बनता है। इस टाइम 1236 से लेकर 1266 ईस्वी के बीच में राज्य में लूट, डकैती, चोरी, हत्याएं जैसी घटनाएं आम बात हो गई थी। और इन अशांत घटनाओं को और उपद्रवों को शांत करने हेतु बलबन ने कठोर नीति अपनाई। और जिसमें इस कठोर कठोर नीति अपनाई और इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर क्या की गई थी? हत्याएं की गई थी। और इन हत्याओं को ही इतिहासकारों ने बलबन की लौह और रक्त की नीति नाम दिया जाता है। और इस लौह और रक्त की नीति के तहत बलबन ने निम्न नीतियां अपनाई थी। वो नीतियां कौन कौन सी थी? देखो, सबसे पहले इसने मेवों का दमन किया। मेवों का मेवों का दमन 1267 ईस्वी में 1266 में बलबन सुल्तान बनता है। और सबसे पहले इसने जो काम किया था वो मेवों का दमन करने का काम किया था 1267 ईस्वी में। ये मेव राजपूत थे, राजपूत जाति थी, राजपूत राजपूत जाति थी और दिल्ली के आसपास निवास कर रही थी। राजपूत जाति थी और दिल्ली के आसपास क्या कर रही थी? निवास कर रही थी। दिल्ली के आसपास आस पास अब दिल्ली के आसपास निवास कर रही थी। सुल्तान कमजोर थे, तो ये क्या करते थे? दिल्ली में लूटपाट किया करते थे। दिल्ली के आसपास हरियाणा वाला जो इलाका है ना, उसके उसमें वहाँ निवास करती थी। और ये दिल्ली में क्या करते थे? लूटपाट करते थे। तो बलबन ने इनके दमन का काम स्टार्ट किया और इसके दमन ने तो एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम है गोपालगिरी दुर्ग। गोपालगिरी दुर्ग। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि मेवों के दमन के लिए बलबन ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। और गोपालगिरी दुर्ग में 3000 अफगानी सैनिक नियुक्त कर दिए। 3000 अफगानी सैनिक क्या कर दिए? नियुक्त सैनिकों की सैनिकों की नियुक्ति की। किसने करी थी? बलबन ने करी थी। ठीक है ना। कौन सा दुर्ग, किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा बलबन ने 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष यानी आदमी थे ना, 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी युवा लोग थे ना, 12 वर्ष से ऊपर के युवाओं की क्या करवा दी? हत्याएं करवा दी। 12 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों जो विद्रोही थे ना, उनकी लोगों की क्या करवा दी? हत्याएं करवा दी, ताकि आगे जाके विद्रोह ना हो। हत्याएं करवा दी। और जो महिलाएं थी ना, उन महिलाओं को दास बना लिया। महिलाओं को क्या कर लिया? महिलाओं को दास बना लिया। ठीक है ना। तो मेवों का दमन किया। उसके बाद गंगा यमुना दोआब में गंगा यमुना दोआब में भी विद्रोह हो रहा था। गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र था ना, यहाँ पर जो जमीन थी ना, जमीन वो जमीन इनको टैक्स फ्री कर दिया। इस जमीन को क्या कर दिया? टैक्स फ्री करके अमीरों को दे दी। किसको दे दी? अमीरों को दे दी। और उनको विद्रोहियों को दमन करने का काम सौंप दिया। और आज गंगा यमुना दोआब के आसपास के जितने भी जंगल थे ना, वो जंगल साफ करवा दिए ताकि विद्रोहियों को छुपने के लिए जगह नहीं मिले। जंगल साफ करवा दिए। और जो विद्रोही थे ना, उनका निर्मम कत्लेआम का क्या दिया? आदेश दे दिया। उसके अलावा अवध का जो व्यापारिक मार्ग था ना, अवध के व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा अवध के व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा इस व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा हेतु बलबन ने 4 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 4 दुर्ग बनाए थे।
चार दुर्ग कौन कौन से बनाए थे? पहला दुर्ग था काम्पिली, जलाली, भोजपुरी, भोजपुर, और चौथा दुर्ग जो था वो पटियाली। इन चार दुर्गों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और ये जमीन भी क्या कर दी? अधिकारियों को दे दी। और यहाँ पर इन चारों दुर्गों में सैनिक नियुक्त कर दिए, सेना नियुक्त की, सेना नियुक्त कर दी। और जो विद्रोही थे ना, उनके कत्लेआम की क्या, विद्रोहियों को कत्लेआम करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। और जो जमीन थी वो वापस, इस क्षेत्र की जमीन भी टैक्स फ्री करके अधिकारियों को दे दी। उसके अलावा रोहेल क्षेत्र या कटेर राजपूतों का क्षेत्र है, कटेहर क्षेत्र में दमन, यहाँ पर बलबन ने क्या किया था? इस देखो, इस क्षेत्र की जो राजधानी थी ना, राजधानी वो थी अहिछत्र। राजधानी राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र। अहिछत्र यहाँ की क्या थी? राजधानी थी। और ये कटेहर राजपूतों का क्षेत्र था। ये भी एक राजपूत जाति थी, कटेहर राजपूतों का क्षेत्र। ये भी कटेहर राजपूतों का क्षेत्र था। और यहाँ पे जो बलबन के जो इक्तेदार थे ना, वहाँ उनके इक्तेदारों के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। इक्तेदारों, ये जो राजपूत थे ना, वो यहाँ के इस क्षेत्र के जो सूबेदार होते थे ना, इक्तेदार मतलब सूबेदार ही होता था एक तरह से, तो उन सूबेदारों के आदेशों की क्या कर रहे थे? अवहेलना कर रहे थे। इक्तेदारों ने, जो इक्तेदार थे ना, उन्होंने राज्य के आदेशों की क्या कर दी? अवहेलना करना शुरू कर दी। और इक्तेदारों ने आदेशों की क्या करनी शुरू कर दी? अवहेलना या उल्लंघन करना शुरू कर दिया। और जनता यहाँ की जो थी वो उपद्रव कर रही थी। जनता क्या कर रही थी? विद्रोह कर रही थी, इस क्षेत्र की जनता। तो इस वजह से बलबन ने यहाँ पर क्या किया? दमन किया। और यहाँ बर्नी एक बात लिखता है, बर्नी यह बात लिखता है कि बलबन ने इतना निर्मम तरीके से कत्लेआम किया था कि गंगा में लाशों की बदबू फैलने लग गई थी। बर्नी क्या लिखता है कि इस रोहेल क्षेत्र या कटेर क्षेत्र में दमन के दौरान गंगा में लाशों की बदबू फैलने लग गई थी। बदबू फैलने लग गई थी। इस प्रकार से बलबन ने अपनी लोहा और रक्त की नीति के तहत इनका दमन किया था। और बर्नी एक बात और लिखता है कि बलबन के दमन का फायदा ये हुआ कि उसके राज्य में डकैत और लूटमार करने वाले एक भी लुटेरे नहीं बचे थे। बलबन के राज्य में डकैत व लूटपाट करने वाले एक भी लुटेरे नहीं बचे थे। एक भी लुटेरे नहीं बचे थे। ये हालत कर दी थी बलबन ने। तो बलबन की राजत्व नीति को हम एक बार दोबारा देखते हैं कि किस प्रकार से इसने दमन किया था। मेवाड़ का दमन किया, कब किया? 1267 में। कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया? गोपालगिरी दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। 3000 अफगानी सैनिकों की यहाँ नियुक्ति कर दी। और 12 वर्ष से ऊपर के सभी जो आदमी थे उन लोगों की क्या करवा दी? हत्याएं करवा दी। और जो महिलाएं थी उनको क्या बना लिया? दास बना लिया। गंगा यमुना दोआ में जो जमीनें थी उनको टैक्स फ्री करके अमीरों को दे दी। और जंगल सारे के सारे क्या करवा दिए? साफ करवा दिए। दूसरा चीज इसने क्या किया? अवध के व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा हेतु इसने 4 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनका नाम है काम्पिली, जलाली, भोजपुरी और पटियाली। यहाँ पर सैनिकों की नियुक्ति कर दी। और इस क्षेत्र की जमीन भी टैक्स फ्री करके अमीरों को सौंप दी। फिर तीसरा काम, रोहेल क्षेत्र या कटेर क्षेत्र में दमन। रोहेल या कटेर क्षेत्र की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी। कटेर राजपूतों का क्षेत्र था। यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जो इक्तेदार थे ना, ये राजपूत लोग इक्तेदार हुआ करते थे। इन्होंने आदेशों की अवहेलना करनी शुरू कर दी। और जनता यहाँ पर क्या कर रही थी? लगातार विद्रोह कर रही थी। और
यहाँ पर बलबन ने निर्मम तरीके से दमन किया था, जिस पे बर्नी लिखता है कि गंगा में लाशों की बदबू फैलने लगी थी। ये जो कोटेशन है एक बार पूछा हुआ है ना, किसके अनुसार या किस किस समय, तो ध्यान रखना बर्नी कहता है और गंगा में लाशों की बदबू फैलने की बात बलबन के टाइम की है। और बर्नी एक बात और लिखता है कि बलबन के इस दमन के कारण राज्य में एक भी डकैत और लूटपाट करने वाला लुटेरा नहीं बचा था। इसके अलावा बंगल बलबन ने क्या किया, खोखरों का दमन किया था। खोखर एक जनजाति है, खोखरों का दमन, ये जुद्ध जुद्ध साल्ट रेंज का जो इलाका है ना, साल्ट रेंज जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, हिंदुकुश पर्वतमाला के आसपास, वहां पे बलबन ने क्या किया, इनका दमन हेतु बलबन ने स्वयं अभियान किया था। स्वयं क्या किया था, स्वयं अभियान किया था। किसने, बलबन ने किया था। और खोखरों का क्या किया था, दमन किया था। कहते हैं कि इस अभियान में बलबन को अत्यधिक मात्रा में घोड़े प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, घोड़े प्राप्त हुए थे। और इतने घोड़े प्राप्त हुए थे कि दिल्ली में घोड़ों की कीमत गिर गई थी। घोड़े प्राप्त होने के कारण दिल्ली के बाजार में घोड़ों की कीमतों में गिरावट गिरावट आई थी। इतने घोड़े प्राप्त हुए थे। और ये बात कौन लिखता है, ये बात लिखता है बर्नी। कौन लिखता है, बर्नी लिखता है। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो अगला अभियान होता है वो है बंगाल विद्रोह का दमन। यहाँ नए पेज ले लेते हैं, बंगाल विद्रोह बलबन के काल में हुआ था। और एकमात्र विद्रोह था जो बलबन के किसी दास द्वारा किया गया था। देखो 1254 ईस्वी में, 1254 ईस्वी में एक व्यक्ति था अरसला खान। अरसला खान, इस अरसला खान के नेतृत्व में बंगाल क्या हुआ था, बंगाल स्वतंत्र हुआ। बंगाल क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ था। किसके नेतृत्व में, अरसला खान के नेतृत्व में। ठीक है। 1255 ईस्वी में 1255 ईस्वी में बलबन का एक दास था। बलबन ने बलबन ने अब एक दास था जिसका नाम था, क्या था, युजबेग। दास का नाम क्या था, युजबेग। इसे युजबेग नामक दास को लखनौती का सूबेदार बनाकर भेजा। लखनौती लखनौती का सूबेदार बनाकर भेजा। क्या किया था, सूबेदार बनाकर भेजा था। इससे युजबेग ने उड़ीसा अभियान भी किया था। उड़ीसा का अभियान भी किया था, लेकिन वो क्या रहा था, असफल रहा था। ठीक है ना। अब इसी का एक दास था जिसका नाम था तुगरिल खान। क्या नाम था, तुगरिल खान। इस तुगरिल खान ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया। और स्वतंत्र घोषित करके इसने एक उपाधि धारण करी थी जिसका नाम सुल्तान मुगीसुद्दीन की। कौन सी उपाधि धारण करी थी, उपाधि उपाधि कौन सी धारण करी थी, सुल्तान सुल्तान मुगीसुद्दीन की। मुगीसुद्दीन की क्या धारण करी थी, उपाधि धारण करी थी। ठीक है ना। बलबन ने अभियान किया और यहाँ पे दो सैन्य अभियान भेजे थे। दो सैन्य अभियान भेजे थे। जब दोनों असफल हो गए थे ना, तब बलबन ने स्वयं अभियान किया था। दो सैन्य अभियान किए थे। किस किस के नेतृत्व में किए थे अभियान, देखो पहला अभियान किया था अमीन खान के नेतृत्व में। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। पहला अभियान किया था अमीन खान के नेतृत्व में। अमीन खान। अमीन खान कौन था, अवध का सूबेदार। अवध सूबेदार था। ठीक है ना। इसका मूल नाम था एतिगीन। मूल नाम मूल नाम क्या था, एतिगीन।
एतिगीन, है ना, या इसका नाम है अल्प्तगीन, एतिगीन या अल्प्तगीन मुएदराज, मुएदराज। इससे कहा जाता है लंबे बर्नी, इसको लंबे बालों वाला व्यक्ति कहते हैं, लंबे बालों वाला, ठीक है ना। इसको भेजा, ये क्या हो गया, असफल हो गया, क्या रहा, असफल, है ना, तुगरिल खान को हरा नहीं पाया था। जब असफल हो गया तो बलबन ने इसका सिर काट करके अयोध्या के फाटक पर लटका दिया, सिर काट कर अयोध्या के फाटक पर लटका दिया, अयोध्या फाटक पर लटका दिया, लटकाया, ठीक है ना। अब जब ये असफल हो गया तो दूसरा अभियान जो किया था ना, दूसरा अभियान भेजा था किसके नेतृत्व में, बहादुर बहादुर खान के नेतृत्व में। ये बहादुर खान भी क्या रहा, असफल रहा था। जब दो अभियान असफल हो गए थे ना, असफल, जब दो अभियान असफल हो गए थे ना, तब बलबन ने स्वयं अभियान किया था। अब बलबन देखते हैं, इसके बाद बलबन बलबन ने स्वयं अभियान किया था, स्वयं अभियान किया था, अभियान किया, ठीक है ना। और जब बलबन ने बंगाल अभियान किया था ना, तब अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी किसको बनाया था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, मोहम्मद को क्या बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था। और जो प्रशासक नियुक्त किया, दिल्ली का प्रशासक, दिल्ली का प्रशासक, प्रशासक किसको नियुक्त किया था, दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया था फखरुद्दीन को, फखरुद्दीन। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, फखरुद्दीन जो दिल्ली का क्या था, कोतवाल, दिल्ली का कोतवाल, कोतवाल था, ठीक है ना। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन कौन कौन से, देखो, बलबन ने जब बंगाल अभियान किया था तब उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था, तो शहजादा मोहम्मद को नियुक्त किया था। और बलबन ने जब बंगाल अभियान किया था तब दिल्ली का प्रशासक किसको नियुक्त किया था, तो ध्यान रखना वो नियुक्त किया था फखरुद्दीन को नियुक्त किया था। और बलबन ने इस अभियान में बुगरा खान जो था ना, बलबन का पुत्र, बलबन का एक दूसरा बेटा और था जिसका नाम था बुगरा खान, क्या नाम था, बुगरा खान, बुगरा खान जो था ना, ये बलबन के साथ था, बलबन बलबन जब बलबन बंगाल अभियान कर रहा था तब बलबन के साथ में था कौन, बुगरा खान। यहाँ पर एक सैनिक था जिसका नाम था अली, एक सैनिक जिसका नाम क्या था, अली नामक सैनिक ने तुगरिल खान की क्या कर दी, हत्या कर दी, तुगरिल खान की क्या कर दी, हत्या कर दी। देखो, जब बलबन ने बंगाल अभियान किया था तब ये सूचना मिली थी तुगरिल खान को, और तुगरिल खान भागकर चला गया था जाजनगर, जाजनगर जो उड़ीसा में पड़ता है, जाजनगर भाग गया था। और इस अली नामक सैनिक ने इस तुगरिल खान का पीछा पीछा किया और तुगरिल खान की क्या कर दी, हत्या कर दी। तब अली को खुश होकर के बलबन ने तुगरिल खुश की उपाधि दी, तुगरिल तुगरिल खुश, तुगरिल खुश की क्या दी थी, उपाधि दी थी, क्या दी थी, उपाधि दी थी। किसने दी थी, बलबन ने दी थी, क्योंकि इसने तुगरिल खान की क्या करती, विद्रोही था तुगरिल खान, उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन को 3 वर्ष का समय लगा था, दमन में, दमन हेतु, दमन हेतु कितने वर्ष का समय लगा, दमन हेतु 3 वर्ष का समय लगा था इस विद्रोह का दमन करने में, ठीक है ना। और कहते हैं कि बलबन ने इस तुगरिल खान के जो रिश्तेदार थे ना, उनको बड़ी संख्या में फांसियां दी थी। और यहाँ बर्नी एक बात लिखता है, बर्नी एक बात लिखता है कि जितनी फांसियां दिल्ली में दी गई थी ना, उससे कहीं ज्यादा फांसी एक दिन में लखनऊ में दी गई। तो ध्यान रखना, जितनी जितनी फांसियां फांसियां
दिल्ली में दी गई उससे ज़्यादा तो एक दिन में लखनौती में दी गई, लखनौती में दी गई। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है बर्नी लिखता है, ठीक है ना। ये एक दास द्वारा किया गया पहला विद्रोह था, ध्यान रखना, दास द्वारा किया गया पहला विद्रोह। कौन सा? तुगरिल खान वाला, बंगाल वाला पहला विद्रोह था। और सुल्तान के रूप में ये दिल्ली के बाहर जाकर दबाया गया बलबन का पहला दमन था, है ना। यानी दिल्ली के बाहर सुल्तान के रूप में ये बलबन का पहला सैन्य अभियान था। कौन सा? ये वाला बलबन का सुल्तान के रूप में पहला सैन्य अभियान कौन सा था? बंगाल विद्रोह का दमन, सैन्य अभियान। इस प्रकार से बलबन ने क्या कर दिया था? विद्रोह का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। और इसी विद्रोह में बलबन ने बुगरा खान को शिक्षा दी थी कि जो निरंकुशता है वो सजीव पर, जो निरंकुशता है, सुल्तान का जो पद है वो निरंकुशता का सजीव क्या है? प्रतीक है ना। जिसको हम बलबन का क्या कहते हैं? राजत्व कहते हैं। और हमने बलबन के राजत्व में विशेषताओं में पढ़ा भी था कि सुल्तान का पद जो होता है वो निरंकुशता का क्या होता है? सजीव क्या होता है? प्रतीक होता है। उसके बाद देखते हैं बलबन के दरबारी षड्यंत्र, बलबन के समय के दरबारी षड्यंत्र कौन कौन से थे? देखो, बलबन खुद इस समय तक चालीसा का जो चेहलगानी का जो दल था ना, उसका महत्व था। बलबन खुद चालीसा का सदस्य था। अब बलबन चाहता था कि इनका कैसे भी करके क्या किया जाए? दमन किया जाए। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य था, स्वयं चालीसा का सदस्य था। और यह ग्रुप ही हावी था सबसे ज्यादा उस समय तक। और बलबन ने इस चालीसा के सदस्यों के षड्यंत्र से राज दरबार को बचाए रखना चाहता था, क्योंकि बलबन को पता था कि कौन सा सरदार क्या सोच रहा है। बलबन को एक एक इनकी कार्रवाई का पता रहता था, क्योंकि खुद इसका सदस्य रहता था, खुद ने षड्यंत्र बहुत सारे किए थे, तो उनके षड्यंत्रों का बलबन को क्या रहता था? पता रहता था। और इनके षड्यंत्र से बलबन ने हमेशा दरबार उसको बचाए रखना चाहता था। और इस हेतु बलबन ने क्या किया? जो गैर चालीसा सदस्य थे ना, गैर चालीसा सदस्य, जो चालीसा के सदस्य, तुर्कान चेहलगानी के जो सदस्य नहीं थे, सदस्यों को नियुक्तियां देना आरंभ कर दिया। नियुक्तियां, एक चीज तो ये की इसने, गैर चालीसा सदस्य को नियुक्तियां दी। और इनके जो विशेषाधिकार थे ना, वो समाप्त किए। नियुक्तियां दी तथा चालीसा सदस्यों के विशेषाधिकार समाप्त किए। विशेषाधिकार समाप्त किए। एक काम तो ये किया, समाप्त किए। दूसरा चीज काम इसने क्या किया? सामान्य अपराध पर भी कठोर दंड दिया। सामान्य अपराध पर कठोर दंड दिया। कठोर दंड देना इसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जैसे बंदायू एक गवर्नर था, बंदायू गवर्नर जिसका नाम था मलिक बकबक। ये बकबक करता रहता था, बक है ना, याद रखना। बंदायू से बकबक। इस मलिक बकबक ने क्या किया? इसका एक दास था जिसकी इसने क्या करवा दी थी? कोड़े मारकर हत्या करवा दी थी। तो बलबन ने 500 कोड़े लगवाए,
कितने कोड़े लगवाए, सॉरी 500 इसके नहीं लगवाए थे, 500 तो दूसरे को हेबत खान को लगवाए थे। इसका काम किया, कोड़ों से पीट कर क्या करवा दी, हत्या करवा दी। कोड़ों से पिटवा कर, क्या करवा दी, हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। एक इसका दास था जिसका नाम था हेबत खां। क्या नाम था, हेबत खां, जो अवध का इक्तदार था। यहाँ लिख देते हैं अवध इक्तदार, अवध इक्तदार, नाम क्या था, हेबत खां। इस हेबत खां को 500 कोड़ों की सजा दी, 500 कोड़ों की सजा दी, है ना। कोड़े जानते हो ना, वो बेंत सी होती है, वो 500 कोड़े की सजा दी। और अब इसकी जगह स्थान पर इसके स्थान पर क्या किया, स्थान पर अमीन खान की नियुक्ति करी। अमीन खान, अमीन खान की क्या करी थी, नियुक्ति करी थी। और जब अमीन खान, ये वही है जब इसने तुगरिल खान के विद्रोह का दमन करने में जब ये असफल रहा था, तो इस अमीन खान की भी क्या करवा दी, हत्या कर दी। एक व्यक्ति था उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों की सुरक्षा हेतु तैनात था, उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक व्यक्ति तैनात था जिसका नाम था शेर खां सनकार, शेर खां सनकार, सनकार। कहते हैं कि बहुत खतरनाक व्यक्ति था। जब तक ये सीमा पर तैनात था ना, उत्तर पश्चिमी सीमा पर, तब तक मंगोलों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बलबन के राज्य में प्रवेश कर सके। लेकिन इसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इससे बलबन क्या हो गया, चिंतित हो गया और इसको जहर देकर मरवा दिया। क्या करवा दिया, जहर देकर मरवा दिया। तो बलबन ने चालीसा के सदस्यों से या चालीसा के जो षड्यंत्र थे उनसे अपने दरबार को बचाए रखा था। और इनकी इस क्रम में उसने गैर चालीसा सदस्यों को दरबार में नियुक्ति देना प्रारंभ कर दिया। चालीसा सदस्यों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। सामान्य अपराध पर भी कठोर दंड दिया। जैसे बंदायूं गवर्नर मलिक बकबक ने अपने दास की हत्या करी थी, इसको हत्या करवा दी थी। तो इस वजह से इसकी भी कोड़ों से पीट कर क्या करवा दी, हत्या बलबन ने। और अवध का जो इक्तदार था हेबत खान, इसके 500 करोड़ की सजा दी गई। और अवध का इक्तदार नया इक्तदार बनाया था अमीन खान को। और जब अमीन खान भी जब बंगाल विद्रोह के दमन में असफल हुआ, तो इसकी भी क्या करवा दी, इसके सर काट करके अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। फिर उत्तर पश्चिमी सेना पर एक व्यक्ति जिसका नाम था शेर का सनकार, इसकी जहर देकर क्या करवा दी, हत्या करवा दी थी। अब देखते हैं मंगोल नीति। बलबन है, बलबन की मंगोल नीति, मंगोल नीति क्या थी, बलबन की मंगोल नीति। देखो, पहला सुल्तान था बलबन, पहला सुल्तान, पहला सुल्तान था बलबन जिसने मंगोल नीति अपनाई थी। पहला सुल्तान था जिसने मंगोल नीति का अनुसरण किया था। मंगोल नीति का क्या किया था, अनुसरण। मंगोल नीति या उत्तर पश्चिमी नीति, उत्तर पश्चिमी सीमा नीति, नीति का क्या किया था, अनुसरण किया था। क्या किया था, अनुसरण। कौन था, वो बलबन था। और इसकी जो ये नीति थी ना, वो कूटनीति और शक्ति पर आधारित थी। आधार क्या था नीति का, आधार था शक्ति, शक्ति व कूटनीति, कूटनीति, ठीक है ना। और इस शक्ति और कूटनीतिक नीति के तहत बल्लभन ने क्या क्या काम किए थे, वो चीजें हम देखते हैं। देखो, इस नीति के तहत, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इस नीति के तहत बलबन स्वयं लाहौर गया। स्वयं कहाँ गया था, लाहौर गया। और यहाँ पर लाहौर जाकर के पुराने किलों की क्या करवाई, मरम्मत। पुराने किलों की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी, पहली चीज, ठीक है ना। अब शुरुआत में यहाँ पर शेर का सनकार नियुक्त था, है ना। और कहते हैं कि मंगोल आरंभ में, आरंभ में
यहाँ पर शेर खां सनकार की नियुक्ति करी, सनकार की नियुक्ति की, ठीक है ना। और बाद में जब इसकी शक्ति बढ़ने लग गई तो इसकी भी क्या करवा दी, बलबन ने हत्या करवा दी। जब ये शेर खां सनकार यहाँ पर नियुक्त थे तो मंगोल की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कभी व्यास नदी को पार कर सके, है ना। लेकिन बलबन ने ईर्ष्या के चलते इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए इसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। उसके बाद जब शेर खां सनकार की बलबन ने जब हत्या करवा दी तो मंगोलों का भय समाप्त हो गया और इस क्षेत्र में क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जब मंगोलों का आक्रमण बढ़ना स्टार्ट हो गया तो बलबन ने क्या किया, इस क्षेत्र को दो भागों में बांटा, दो भागों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, दो भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, विभाजित, ठीक है ना। कौन कौन से दो भाग किए थे, एक भाग में तो था लाहौर मुल्तान, लाहौर मुल्तान और दीपालपुर, दीपालपुर। इन क्षेत्रों का यहाँ का जो गवर्नर बनाया था ना, गवर्नर बनाया बलबन का बेटा जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, मोहम्मद को इस क्षेत्र का क्या बनाया था, इक्तादार बनाया था। और इस शहजादा मोहम्मद की एक उपाधि ध्यान रखना, का अन मलिक, का आन मलिक खान शहीद, ये उपाधि थी इसकी इतनी बड़ी। जब ये मंगोलों से लड़ता हुआ, आगे हम पढ़ रहे हैं इसी में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जब ये मंगोलों से लड़ता हुआ जब मारा जाएगा ना उसके बाद इसको ये उपाधि दी जाएगी, है ना। और एक क्षेत्र तो ये था और दूसरा जो भाग था ना उसमें था उच्च सुमन और समाना, उच्च सुनम, सुनम और समाना। यहाँ का जो गवर्नर बनाया था ना वो इसका दूसरा बेटा था जिसका नाम था बुगरा खान, बुगरा खान। लेकिन बलबन जो है बुगरा खान की योग्यता से मतलब इतना प्रभावित नहीं था, है ना, ये अयोग्य था और इसके ऊपर बलबन को हमेशा संदेह रहता था। तो बलबन ने क्या किया, इसको यहाँ से हटाकर, जब ये बंगाल अभियान जब बलबन ने किया था ना तो इसको बंगाल में नियुक्त कर दिया और इन पूरे क्षेत्रों का, लाहौर मुल्तान दीपालपुर और उच्च सुनम समाना, इनका पूरा का जो गवर्नर एकमात्र किसको बना दिया था, शहजादा मोहम्मद को बना दिया था। इसको जब बलबन ने 1280-81 में जब लखनऊ अभियान किया था, बंगाल अभियान, जब तुगरिल का विद्रोह का दमन करने गया था तो यहाँ पर बुगरा खान को वहाँ बंगाल में नियुक्त कर दिया था। और पूरे का पूरा जो लाहौर मुल्तान दीपालपुर उच्च सुनम और समाना का जो क्षेत्र वो किसके अधीन कर दिया, शहजादा मोहम्मद के अधीन कर दिया। अभी देखो आगे हुआ क्या था, मंगोलों ने इसके ऊपर क्या किया, मंगोलों ने क्या किया, आक्रमण किया, मंगोलों ने क्या किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया। और एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है छंदी कदली का युद्ध, छंदी कदली युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया, छंदी कदली का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जिसमें शहजादा मोहम्मद उसकी क्या हो गई थी, पराजय पराजय हुई थी। शहजादा शहजादा मोहम्मद मोहम्मद क्या हुआ, पराजित हुआ था, परास्त। देखो एक संत, सूफी संत है जिसका नाम है सदरुद्दीन, सूफी संत है जिनका नाम, सूफी संत है जिसका नाम क्या है, सदरुद्दीन। इस सदरुद्दीन ने भविष्यवाणी करी थी, सदरुद्दीन ने क्या करी थी, भविष्यवाणी करी थी। क्या भविष्यवाणी करी थी, सदरुद्दीन ने शहजादा मोहम्मद के प्रति भविष्यवाणी करी थी कि इसकी मृत्यु, तेरी मृत्यु जो होगी वो मंगोलों से लड़ते हुए होगी। और वह भी यही था, शहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए ही हुई थी। देखो 1286 ईस्वी में, 1286 ईस्वी में एक विद्रोह था जिसका सोमरा जनजाति का विद्रोह, सोमरा
जनजाति का क्या हो रहा था, विद्रोह हुआ था। इस सोमराज जनजाति का विद्रोह दबाने के लिए ये शाहजादा मोहम्मद गया हुआ था। और जब विद्रोह दबाने के लिए शाहजादा मोहम्मद गया हुआ था, उसी समय अचानक से 30,000 मंगोलों ने क्या किया, शाहजादा मोहम्मद पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के कारण शाहजादा मोहम्मद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और बलबन ने इसको खान ए सईद, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, का आन मलिक खान सईद की, शहजादा मोहम्मद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद उसको उपाधि मिली थी। उपाधि कौन सी मिली थी, का आन मलिक, का आन मलिक, मलिक खान शहीद, ये बलबन द्वारा दी गई उपाधि थी, है ना। या इसको ध्यान रखना, शहीद आजम भी कहा जाता है, शहीद ए आजम, ये भी कहा जाता है किसको, शहजादा मोहम्मद को कहा जाता है। और ध्यान रखना, बलबन के समय में अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ था 1288 में। अंतिम मंगोल आक्रमण, अंतिम मंगोल आक्रमण जो वो 1288 ईस्वी में, और किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखना, तमर खान के नेतृत्व में, तमर खान के नेतृत्व में हुआ था। तो ये था बलबन हमारा, है ना। अब हम बलबन के प्रशासनिक सुधार देख लेते हैं, क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए थे, एक बार यहां तक दोबारा देख लेते हैं पूरा। देखो, बलबन की लोहा और रक्त की नीति हम पढ़ रहे थे, है ना। और इस लोहा और रक्त की नीति के तहत कठोर नीति का अनुसरण किया। इसके तहत राजपूतों को, मेव जाति जो थी, उनका दमन किया 1267 में। तो दिल्ली के आसपास हरियाणा वाले बेल्ट में, HR लिख देता हूँ मैं ना, हरियाणा वाले इलाके में ये निवासित थी। इनके दमन हेतु तो गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। 3000 अफगानी सैनिकों की यहाँ पर नियुक्ति करी। और 12 वर्ष से ऊपर के सभी आदमी थे ना, उनकी हत्या कर दी और महिलाओं को क्या बना दिया, दास बना लिया। फिर गंगा यमुना दोआब में टैक्स, जमीन जो टैक्स फ्री करके अमीरों को दे दी, जंगल साफ करवा दिए और विद्रोह का दमन करने का आदेश दे दिया। दूसरा, अवध के व्यापारिक मार्ग के सुरख हेतु 4 दुर्ग के निर्माण करवाया, जिसमें कांपिली, जलाली, भोजपुर और पटियाली। यहाँ पर सेना नियुक्त की। रोयल क्षेत्र, कठेर क्षेत्र में दमन किया, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। कठेर राजपूतों का क्षेत्र था। इक्तेदारों ने आदेशों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दी थी और जनता उपद्रवी हो गई थी, विद्रोह प्रवृत्ति की हो गई थी, इसे तो इनका दमन किया। बर्नी लिखता है कि यहाँ पे इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप गंगा में लाशों की बदबू फैलने लग गई थी। और बलबन के राज्य में डकैत और लूटपाट करने वाला एक भी लुटेरा नहीं बचा था। ये बात कौन लिखता है, बर्नी लिखता है। उसके बाद खोखरों का दमन किया, जो जुल्द साल्ट रेंज या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर निवासी जाति थी। बलबन स्वयं अभियान करता है और बलबन को अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे क्या प्राप्त होते हैं, घोड़े प्राप्त होते हैं। अत्यधिक मात्रा में घोड़े प्राप्त होने के कारण दिल्ली के बाजार में घोड़ों की कीमतों में क्या आ गई, गिरावट आ गई। ये बात भी कौन लिखता है, बर्नी लिखता है। उसके बाद बंगाल विद्रोह, है ना, जो 1280-81, 1280-81, 54 में असला खान के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्र हुआ था। 55 में बलबन का एक दास था जिसका नाम था यूजबेक। यूजबेक को लखनऊ का सूबेदार बनाकर भेजा। इसने एक, ध्यान रखना, उड़ीसा अभियान भी किया था। उड़ीसा अभियान, उड़ीसा अभियान भी किया था, जो क्या रहा था, असफल रहा था, है सफल रहा था। फिर तुगरिल खान ने यहाँ विद्रोह कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करी। बलबन ने 2 सैन्य अभियान के भेजे। पहला अमीन खान के नेतृत्व में, जो अवध का सूबेदार था। मूल नाम एतिगीन या आलपकीन मुएदराज, जिसका मतलब होता है लंबे बालों वाला व्यक्ति। ये असफल रहा। बलबन ने सिर काट करके इसका अयोध्या फाटक पर लटका दिया। दूसरा, बहादुर खान के नेतृत्व में, ये भी असफल रहा। फिर बलबन खुद अभियान करता है और जब अभियान पे जाता है तब अपना उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद को बनाता है और दिल्ली का जो प्रशासक है वो फखरुद्दीन को नियुक्त करता है। बलबन का दूसरा बेटा जिसका नाम था बुगरा खान, वो बलबन के साथ था। अली नामक सैनिक ने तुगलिल खान की क्या कर दी, हत्या कर दी। और तब अली को क्या उपाधि दी गई, तुगरिल खुश की उपाधि दी गई। दास के द्वारा यह किया गया पहला विद्रोह था और सुल्तान के रूप में बलबन का पहला सैन्य अभियान था। इस विद्रोह के दमन हेतु बलबन को 3 वर्ष का समय लगा।
और यहाँ पे बर्नी लिखता है कि बलबन ने इतनी फांसियां दी थी जितनी दिल्ली में नहीं दी गई थी, एक दिन में इतनी फांसियां दे दी थी। फिर बलबन के दरबारी षड्यंत्रों के बारे में, बलबन खुद चालीसा का सदस्य था, तो इस वजह से ये दरबार को इनके षड्यंत्रों से बचाए रखना चाहता था। और इन उद्देश्यों के चलते बलबन ने गैर चालीसा सदस्यों की दरबार में नियुक्तियां स्टार्ट कर दी। चालीसा सदस्यों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, सामान्य अपराध पर कठोर दंड देना प्रारंभ कर दिया। जैसे बंदायूं का गवर्नर मलिक बकबक, इसने क्या किया, अपने दास की कोड़ों से पीट कर हत्या करवा दी थी, तो बलबन ने इसकी हत्या करवा दी। अवध का इक्तदार था हैबत खान, इनको 500 करोड़ की सजा दी और इसको यहाँ से हटा करके इसके स्थान पर हैबत खान की नियुक्ति कर दी। और हैबत खान अमीन खान की नियुक्ति कर दी। जब अमीन खान बंगाल अभियान में असफल रहा तो इसकी भी हत्या करवा दी। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक व्यक्ति जिसका नाम था शेर का सनकार, इसको जहर देकर मरवा दिया। फिर हमने पढ़ी मंगोल नीति। और मंगोल नीति में बलबन पहला सुल्तान था जिसने मंगोल नीति उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा हेतु नीति अपनाई। बलबन स्वयं लाहौर गया, पुराने किलों की इसने क्या करवाई, मरम्मत करवाई थी, पुराने किलों की मरम्मत करवाई। और यहाँ पर शुरुआत में एक व्यक्ति जिसका नाम था शेर का सनकार को नियुक्त किया। इस शेर का सनकार के भय से मंगोलों ने कभी भी व्यास नदी को पार नहीं किया। फिर इसने उत्तर पश्चिम सीमा को दो भागों में बांटा, लाहौर मुल्तान दीपालपुर का क्षेत्र शाहजादा मोहम्मद को दिया और उच्च सुनम समाना का क्षेत्र बुगरा खान को दिया। बाद में बुगरा खान को यहाँ से हटा करके बंगाल नियुक्त कर दिया। लखनौती, बंगाल लखनौती का इक्तादार बना दिया, लखनौती का क्या बना दिया था, इक्तादार, इक्तादार बना दिया 1280 के सी। जब लखनौती का इक्तादार बना दिया तो उच्च सुनम और समाना का क्षेत्र भी शहजादा मोहम्मद को दे दिया और मंगोलों का आक्रमण हुआ, छंदी कदली का युद्ध लड़ा गया। शहजादा मोहम्मद यहाँ पराजित होता है। एक सूफी संत जिनका नाम सदरुद्दीन, इसने भविष्यवाणी करी थी कि शहजादा मोहम्मद की मृत्यु जो होगी मंगोलों से लड़ते हुए होगी। और 1286 ईस्वी में सुमरा जनजाति का विद्रोह दबाते वक्त 30,000 मंगोलों ने अचानक से शहजादा मोहम्मद पर आक्रमण किया और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब उस मृत्यु के बाद उसको उपाधि दी गई थी खान मलिक खान शहीद या शहीद आजम। बलबन के समय में अंतिम मंगोल आक्रमण 1288 ईस्वी में तमर खान के नेतृत्व में होता है। उसके बाद हम देखते हैं बलबन के प्रशासनिक सुधार। बलबन के प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार क्या क्या प्रशासनिक सुधार करवाए थे। सबसे पहले देखते हैं सैन्य सुधार। सैन्य सुधार, देखो बलबन ने एक सैन्य विभाग का गठन किया। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग विभाग का गठन किया। विभाग गठित, कौन सा सैन्य विभाग गठित किया था, दीवान आरिज, दीवान ए आरिज नाम से, आरिज नाम से। इसका जो मुख्य होता था ना, मुखिया, उसे आरिज ममालिक कहते थे। मुखिया क्या कहलाता था, आरिज ए ममालिक, ममालिक। सैन्य सुधार की हम बात कर रहे हैं। सैन्य विभाग का गठन दीवान आरिज नाम से किया, जिसका मुखिया दीवान आरिज ममालिक कहलाता था। और इस पद पर जो पहली नियुक्ति की थी ना, फर्स्ट नियुक्ति सेना से संबंधित पहली नियुक्ति करी थी इमाद उल मुल्क की, इमाद उल मुल्क, मुल्क की क्या करी थी, नियुक्ति करी थी, जिसका मूल नाम था अहमद अयाज। अहमद अयाज, अहमद अयाज कौन था, अहमद अयाज कौन था, अमीर खुसरो का नाम सुना है ना, अमीर खुसरो का नाना था, अमीर खुसरो, खुसरो का क्या था, नाना, ठीक है ना। ये व्यक्ति जो था ना इमादुल मुल्क, ये इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश इल्तुतमिश के समय रावत अर्ज के पद पे था, रावत ए अर्ज, रावत अर्ज के
पद पे था, ठीक है ना। और 1237 से लेकर 1266 तक ये काजी लश्कर के पद पर भी रहा था। और इस व्यक्ति ने क्या किया, जो इमाद उल मुल्क था, जो था ना, इसने क्या किया, सैन्य युद्धाभ्यास, इसने सेना को मतलब एकदम ट्रेंड किया, सैन्य युद्धाभ्यास, सैन्य युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण दिया। उसके अलावा सैन्य संख्या बढ़ाई, ठीक है ना। विश्वास पात्र और जो योग्य अधिकारी थे ना, उनकी नियुक्तियां करी। उसके अलावा इसने क्या किया, सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। नगद वेतन, देखो नगद वेतन की बात है तो अलाउद्दीन खिलजी होगा, लेकिन इसने भी ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। नगद वेतन, वेतन वर्दी, समय पर वेतन जैसी सुविधाएं दी जाने लगी, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से ये लागू नहीं होती। ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में जाके लागू हो गया ना। और सैन्य अभियानों के, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है तो, है ना। सैन्य अभियानों सैन्य अभियानों के उद्देश्य गुप्त रखे जाते थे, उद्देश्य गुप्त रखे जाते थे, है ना, गुप्त रखे। और सेना में हाथी और घोड़ों का क्या दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। और स्थानीय लोगों को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत दी जाती थी। स्थानीय सेना को ये हिदायत दी जाती थी, सेना को बिल्कुल सख्त आदेश दिया जाता था कि वो स्थानीय लोगों को हानि न पहुंचाए, स्थानीय लोगों को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत है, ये हिदायत या आदेश दिया जाता था, है ना। ये लाइन पूछी हुई है फर्स्ट ग्रेड 2025, फर्स्ट ग्रेड 2025, ठीक है ना, ये दोनों चीजें। उसके अलावा आप देखते हैं इसकी गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, विभाग का नाम था बरीद ममलिक। विभाग विभाग कौन सा था, बरीद ममलिक, बरीद ए ममलिक, ठीक है ना, बरीद ए ममलिक विभाग था। देखो ये जरूरत थी, निरंकुशता हेतु केंद्रीकृत शासन और शांति व्यवस्था के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत थी। बलबन ने प्रत्येक एकता जिला जिला और सारे के सारे जो विभाग थे ना, वह विभागों में गुप्तचरों की क्या करी थी, नियुक्तियां करी थी, ठीक है ना। इस गुप्तचरों की नियुक्तियों में वंश का, आचरण का, चरित्र का इनका ध्यान रखा जाता था और निर्देश दिया जाता था कि किसी भी से ज्यादा मेल मिलाप न रखे, यानी जो तुरंत सटीक सूचना उन्हें होती थी ना, उनको पहुंचाना ही पड़ता था। और इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। जब सूचना नहीं देते थे ना, तो कठोर दंड इनको दिया जाता था, है ना। जब मलिक बकबक के बारे में, जब उसके गुप्तचर ने जब मलिक बकबक के बारे में जब सूचना नहीं दी थी, तो गुप्तचर को फांसी दे दी गई थी। तो ध्यान रखना, इनका काम बहुत बड़ा तगड़ा होता था, इनको पूरी सटीक सूचना लानी ही पड़ती थी, नहीं तो लटका दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं इसकी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, ध्यान रखना, न्याय व्यवस्था इसकी कठोर दंड पर आधारित थी, कठोर दंड पर, ये किसी को नहीं बख्शता था, कठोर दंड पर आधारित थी। और जिसमें निरंकुशता व समानता मूल तत्व थी, मतलब भयंकर खतरनाक व्यक्ति था ये। न्याय का आधार कौन था, न्याय का आधार, किस आधार पर न्याय किया जाता था, शरीयत के आधार पे, शरीयत, मुस्लिम कानून संहिता ने शरीयत के आधार पे न्याय किया जाता था। बर्नी लिखता है कि बलबन जनता के प्रति दया भाव रखता था, इस कारण जनता की सहानुभूति बलबन के साथ रहती थी, है ना।
जनता के इसकी सहानुभूति जनता के साथ रहती थी। बर्नी क्या लिखता है? बर्नी अगले पेज में ले लेते हैं। बर्नी बर्नी क्या लिखता है? बलबन जनता के प्रति दया भाव रखता था। दया भाव रखता था, ठीक है ना। ये बात कौन कहता है? ये बात बर्नी कहता है। इस कारण जनता की सहानुभूति बलबन के पास थी। न्याय व्यवस्था का आधार उसका क्या था? राजत्व। बलबन कहता था कि मैं कुछ कर सकता हूं तो क्रूर मनुष्य की क्रूरता को नष्ट कर सकता हूं। और एक चीज नोट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बलबन ने एक सूफी संत था बाबा फरीद। बलबन ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है ना। बलबन कहा करता था कि मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया। मैंने अपना समस्त राजस्व सेना को शक्तिशाली बनाने में खर्च कर दिया। तो ये था हमारा बलबन। अब आगे की क्लास में पढ़ा अगली नेक्स्ट दिन में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।